सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे स्वरूप चार क्रिक बिंदु पे। तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट श्रृंखला चल रहा है उसका जो चौथा टेस्ट मैच है वो रांची में आज खेला जाने वाला है। ऑलरेडी टीम इंडिया जो कि 2-1 से सीरीज को लीड कर रही है। पहला मैच हैदराबाद में हार गए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो वाइजैक जीता और फिर राजकोट में भी जो तीसरा मैच चल रहा था उसे भी जीत लिया। बहुत ही कंफर्टेबली मैच जीता है। और अगर आप तीनों ही मैचेस को देखें तो वो चौथे दिन पे आके ख़त्म हुए हैं। हालांकि जो राजकोट वाला जो आखिरी मैच है जो कि 15 से लेकर एक तरीके से 19 तारीख तक था, वो लग रहा था कि एक तरीके से आखिरी दिन तक जाएगा। बट चौथे इनिंग्स में इंग्लैंड की बहुत ही कहेंगे कि ऑर्डिनरी बैटिंग और टीम इंडिया की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी ने एक तरीके से मैच को चौथे दिन ही ख़त्म कर दिया। और अगर आप देखो तीनों ही मैचेस जो कि वो आई थिंक चौथे दिन पे ही ख़त्म हुए हैं, तो बहुत ही आप देखो कन्विंसिंगली टीम इंडिया ने तीसरा टेस्ट मैच जीत लिया है और सीरीज़ को एक तरीके से 2-1 से अभी एक तरह से लीड कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली सीरीज़ जीत ही जाएंगे। खैर बसंत पंचमी के दौरान आई थिंक तीसरा टेस्ट मैच था और उसी के चलते मैंने आपको अपडेट नहीं दिया था तीसरा मैच का। तो इस वीडियो में हल्का सा उस मैच के बारे में बात कर लेंगे, क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ एक तरह से आउटकम निकल के आए थे, और साथ ही जो भी एक तरह से आज की चौथे टेस्ट मैच के लिए एक तरह से तैयारी है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर मैं इसी मैच के बारे में बात करूं तो देखिए, जो चौथा मैच खेला जाना है उसके लिए आई थिंक टीम इंडिया में कुछ बदलाव आपको दिखेंगे। पहले खबर ये की जा रही थी कि केएल राहुल हो सकता है कि कमबैक कर जाए चौथे टेस्ट मैच के लिए, बट अभी भी उनके ऊपर एक तरीके से 100% क्लैरिटी नहीं है उनके फिटनेस के ऊपर, और इसके चलते अगर आप देखो अगेन वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। और दैट मीन्स कि रजत पाटीदार को आप एक तरीके से कंटिन्यू होता देखोगे, अदरवाइज़ वो हो सकता है कि बेंच पे रह जाते अगर केएल राहुल फिट होते। देवदत्त पडिक्कल भी टीम में है, बट आई डोंट थिंक कि उनको नंबर 4 पे जगह मिलेगा। बाकी तो आई थिंक पोजीशन जो कि वो एक तरह से फिक्स ही है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है क्योंकि लगातार वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको मैनेज करने के लिए उनके बॉडी को, क्योंकि इंजरी उनको एक तरह से रिसेंट पास्ट में रही है, तो उसी के चलते उसी को देखते हुए टीम मैनेजमेंट का एक कॉल है, उनको रेस्ट दिया गया है। और उनके जगह पे मुकेश कुमार जो कि पिछले मैच के लिए एक तरह से अवेलेबल नहीं थे, रणजी खेलने चले गए थे, उनको दोबारा से ऐड कर दिया गया है। हालांकि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे आकाशदीप भी है जो कि बंगाल के पेसर है, उनको मुकेश से पहले एक तरह से प्रेफरेंस हो सकता है मिल जाए। तो आई थिंक वो 2 चॉइस है अलग विथ मोहम्मद सिराज। और ओबियसली धर्मशाला टेस्ट के लिए जो आखिरी मैच होगा उसके लिए तो हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह कमबैक कर जाए, या फिर डिपेंड ये भी करेगा कि जो चौथे मैच में टीम इंडिया का एक तरह से रिजल्ट रहता है। सपोज कि टीम इंडिया इसी टीम के साथ जीत जाती है तो हो सकता है एक और टेस्ट मैच की बुमराह को रेस्ट मिल जाए। बट क्योंकि वो जो टेस्ट मैच है धर्मशाला का उसमें थोड़ा सा गैप है, मतलब चौथे टेस्ट मैच के बाद आखिरी मैच के लिए थोड़ा सा गैप है, उसके चलते प्रॉपर रेस्ट जो कि बुमराह को मिल जाएगा। तो आई गेस कि वो 5वां और आखिरी टेस्ट मैच जो कि वो खेलेंगे। इस सीरीज़ में अगर अभी तक देखें तो आई थिंक जो पिचेस प्रोड्यूस हुई हैं, जिस तरह से एक तरह से सर्फेसेस मिली है दोनों टीमों को, बहुत ही अच्छी रही है। ऐसा नहीं रहा कि टोटली एक तरह से फ्लैट सरफेस रहा हो जो कि एकदम से बैटिंग को एक तरीके से सूट करे, या ऐसा भी नहीं रहा कि रैंक टर्नर दे दिया हो टीम इंडिया ने, जैसा कि पास्ट ओवर में रहा है कि एकदम से बिल्कुल पहले दिन के पहले सेशन के पहले ही बॉल एक तरह से घूमने लग जाए और आपको पहले ही स्पेल पे स्पिनर दिख जाए। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट गेम जहाँ पे इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा स्पिन हेवी साइड खिला दी थी, उसके अलावा देखो उन्होंने टीमें बदलाव किए हैं और पेसर को इंक्लूड लगातार किया है, जो कि अच्छी चीज़ है। और टीम इंडिया ने साथ में अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि वो भी एक तरह से 4-4 स्पिनर खिलाए हों, वो भी 2 पेसर और 3 स्पिनर के खेल के साथ गए हैं। अच्छा पिचेस मिले हैं, उसी वजह से देखो कि 4-4 दिन तक मैच गए हैं। थोड़ा और बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंस दोनों टीमों के तरफ से अगर देखने को मिलती तो हो सकता है कि 5th डे पे भी एक तरह से गेम जा सकता था, स्पेशली जो 3rd टेस्ट गुजरा। लेकिन ओवरऑल देखो अभी तक अच्छी सीरीज़ गुजर रही है। और जो बास्केटबॉल की बात हो रही थी कि बास्केटबॉल टेस्ट होगा इंडिया में आके, देखिए ऐसा हुआ है कि कम्प्लीटली तो एक तरीके से बास्केटबॉल फेल नहीं हुआ है यहाँ पे। थोड़ा बहुत जो असर है वो देखने को मिला है कि एक सेशन में 160-70 रन बना देना, जिस तरह से बेन डकेट ने बैटिंग किया आई थिंक राजकोट टेस्ट मैच में, उससे पहले अब देखो जैक क्रॉली ने भी आई थिंक एक मैच में दोनों ही पारियों में 50 जड़ी थी, ओली पोप का वो शानदार इनिंग्स। तो बेसबॉल का इफेक्ट ज़रूर देखा है।
बट साथ ही ये भी दिखा है कि टीम मैनेजमेंट जो कि है इंडिया की, वो एक तरीके से प्रोएक्टिव रही है। आई थिंक कुछ कुछ मौक़ों में, स्पेशली जो अभी मैं थर्ड टेस्ट मैच की बात करूँगा वहाँ पे, कि बैट्स बॉल को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक तरह से प्लान भी निकाले हैं और उसमें सफल भी हुए और उसी के चलते वो 2 मैच जीते हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि ये 2-1 से पिछड़ भी रहे होते। आइडियली देखें तो आई थिंक तीनों ही मैचेस में जहाँ पर टीम इंडिया के पास फर्स्ट इनिंग्स लीड थी और अच्छी खासी लीड थी, तीनों ही मैचेस टीम इंडिया को जीतने चाहिए थे। बट फ़र्क यही रहा है कि टीम इंडिया को पहले मैच में चौथे इनिंग्स में चेज़ करने थे। अब वहाँ पे वो फंस गए 230 के भी चेज़ पे। बट जहाँ पे उन्होंने चौथे इनिंग्स में गेंदबाजी की है, दोनों ही मैचेस जो कि वो जीते हैं। इंडियन फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि आखिर 2 मैच में भी इंडियन टीम टॉस जीते और पहले बैटिंग करे, ताकि चौथे इनिंग्स में वो इंग्लैंड को बैटिंग करा सके। अदरवाइज़ अगर किसी दिन इंग्लैंड पहले बैटिंग कर लेती है तो आई थिंक बैट्स बॉल के पास उतनी तो एबिलिटी है जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट मैच में एक तरह से गेम दिखाई थी, स्पेशली 190 रन से पिछड़ने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया था, वो चीज़ वो दोबारा से भी कर सकते हैं, जिसके लिए टीम इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा। खैर ये तो एक तरीके से चौथे मैच की बात हुई। जब एक तरह से मैच चलेगा धीरे धीरे आगे, उसके बारे में बात करेंगे। खैर उम्मीद तो यही करेंगे टीम इंडिया जो कि यहीं पे मैच जीत के सीरीज़ एक तरह से सील कर दे और 3-1 से सीरीज़ जीत जाए। बट अगर इंग्लैंड टीम यहाँ से मैच निकाल के ले जाती है, 2-2 की बराबरी पे जाते हैं, तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश होगा धर्मशाला में। खैर राजकोट की बात करेंगे, जो तीसरा मैच हुआ था उस पर देखो कि, तो वहाँ पे देखो अगेन टीम इंडिया ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग करते हुए 445 रन बनाए थे। हालांकि जिस तरह से स्टार्ट हुआ था, इनिशियली मैकवुड ने ज़बरदस्त स्पेल डाला था और 2-3 विकेट हमारे जल्दी गिर गए थे। 33 रन पे तीसरा विकेट गिर गया था और उस मोमेंट पे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हम फंस गए हैं, क्योंकि एक तो थोड़ी सी बैटिंग कमज़ोर पड़ी थी, क्योंकि अक्षर को ड्रॉप किया था, केएस भरत भी ड्रॉप हुए थे, श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो गए थे, सरफराज को डेब्यू कैप थमाया गया था, साथ ही में ध्रुव जुरेल को भी एक तरह से डेब्यू कैप थमाया गया था। और क्योंकि कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छा स्पेल डाला था दूसरे मैच में, और उसी वजह से देखो तो उन्होंने जडेजा के लिए अक्षर को बाहर किया, क्योंकि जडेजा को अंदर लाना था। तो थोड़ी सी बैटिंग कमज़ोर दिख रही थी, जहाँ पे इनएक्सपीरियंस साफ दिख रहा था। तो उसको देखते हुए लग रहा था कि बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके हैं। बट वहाँ पे जो कप्तान है रोहित शर्मा, जो अभी तक थोड़े से कहेंगे हल्के पड़े हुए थे इस सीरीज़ में, या उससे पहले भी जो साउथ अफ्रीका में सीरीज़ खेल रहे थे, तो फाइनली एक कैप्टन नॉक आया। बहुत उम्मीद की जा रही थी एक बड़ी एक तरह से शतक मारेंगे, बहुत बड़ी तो नहीं बट एक अच्छी शतक उन्होंने मारी। 131 रन की पारी खेली 196 बॉलों में, बहुत बहुमूल्य एक तरह से पार्टनरशिप की उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ। जडेजा को भी एक तरीके से ऊपर प्रमोट किया गया नंबर 5 पे, और उन्होंने भी शतक जड़ा, 112 रन उन्होंने किए हैं। इसके अलावा जो हाईलाइट रहा आई थिंक इस टेस्ट मैच का, वो रहे सरफराज खान, जिस तरह से उनका डेब्यू रहा, जिस अप्रोच के साथ उन्होंने बैटिंग किया, जिस तरह से वो डोमेस्टिक में नाम कमाते आए हैं, अटैकिंग बैटिंग, तेज़ रन बनाने के एक तरीके से जो उनके पास काबिलियत थे, उसको उन्होंने यहाँ पे दिखाया। हालांकि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे कि रन आउट हो गए, वो भी जडेजा के साथ। थोड़ा सा कहेंगे कि कम्युनिकेशन गैप रहा, जिसके चलते वो आउट हुए, और मे बी मिस्ड हिज फर्स्ट टेस्ट 100, डेब्यू पे शतक आ जाता। बट 62 रन की बहुत अच्छी पारी खेली। इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी 46 रन किए, तो उनका भी डेब्यू ठीक ठाक ही रहा। नीचे अब देखो अश्विन ने 37 की और बुमराह के 26 थे, तो इसी तरीके से करते कराते 445, जो कि बहुत बड़ा टोटल तो नहीं बट इनफ थे कि आप फाइट कर सको। और उसके बाद देखो, और आई थिंक जब सेकेंड डे एक तरह से ख़त्म हुआ, आई थिंक डे 2 के स्टम्प्स तक, इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा तो आगे थी नहीं। अभी भी आई थिंक वो 237-38 रन से ट्रेल कर रहे थे। बट आई थिंक जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया था डे 2 पे, स्पेशली बेन डकेट ने, आई थिंक बैट्स बॉल का जो असल एक तरीके से रूप है वो देखने को मिला था। आई थिंक डे 2 पे जो थर्ड टेस्ट मैच चल रहा था, जहाँ पे आखिर के कुछ जो 27-28 ओवर रहे थे आखिर के सेशन में, उसमें नियरली 170-80 रन उन्होंने स्कोर किए थे। विकेट भी ज़्यादा एक तरह से गिरने नहीं दिया था, और 207 पर 2 आई थिंक ये एग्जैक्ट स्कोर अगर मैं कहूँ डे 2 के एंड पे थर्ड टेस्ट मैच में। ओडिशाई का 238 आई थिंक इतने ही रन से एक तरह से ट्रेल कर रहे थे। तो जब सेकेंड डे एक तरह से ख़त्म हुआ, तो हम सबको लगा कि भाई बैट्स बॉल ने एक तरीके से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है टीम इंडिया के गेंदबाजों को, और यहाँ से इंडिया के लिए इस मैच में बहुत मुश्किल होने वाला है कमबैक करना, क्योंकि अच्छे बैटिंग सरफेस है और जिस तरह से इंग्लैंड के बैटर बैटिंग कर रहे हैं,
बहुत इजीली वो आई थिंक जो 445 का स्कोर है उसे क्रॉस कर जाएंगे और हो सकता है कि वो 100-150 रन के लीड ले जाए। बट वहीं पे आई थिंक आपको तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन मैनेजमेंट की, जिस तरह से कोचेस ने और कप्तान ने मिलकर प्लानिंग बनाया और अगले दिन आके उसको एग्जीक्यूट किया। और जवाब में रिजल्ट ये हुआ कि 319 रन पे वो ऑल आउट हो गए। दैट मीन्स वहाँ से 112 रन और जोड़ पाए और बचे हुए 8 विकेट गिर गए। इंग्लैंड की तरफ से आप देखो, जैसा ही कहा कि बेन डकेट ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, उन्होंने शतक जड़ा था। 151 बॉलों में 153 रन किए थे, बिल्कुल ओडीआई स्टाइल में बैटिंग की थी। लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा बैट्समैन उस हिसाब से खड़ा नहीं हो पाया। बेन स्टोक्स ने फिर आप देखो 41 रन किए हैं और उनका भी वही है कि बेन स्टोक्स खुद एक तरीके से बेसबॉल को एक तरीके से इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया है, बट वो उस हिसाब से नहीं खेलते हैं, वो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं। उसका रीज़न भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो स्कोर करते हैं बड़े स्कोर, तो उनकी टीम फंसी हुई होती है, तो उस समय उनको आई थिंक वो जो एंकर वाला रोल है वो प्ले करना पड़ता है, जो कि नॉर्मली तौर पे जो रूट एक तरह से करते हैं इस टीम में। बट जब से बासबॉल इंट्रोड्यूस हुआ है तो जो रूट भी आई थिंक ऊट पटांग शॉट खेल के आउट हो रहे हैं और आई थिंक इस मैच में वही हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कुछ वो स्कोर कर नहीं पाए वहाँ से। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए थे, इसके अलावा कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने भी 2-2 लिए थे। बुमराह और अश्विन को 1-1 विकेट मिला था और 1 विकेट के साथ अश्विन ने आई थिंक जो माइलस्टोन है 500 विकेट का वो भी पूरा किया था। बहुत अच्छे एक तरह से गेंदबाज रहे हैं, सेकेंड इंडियन गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 500 विकेट का मार्क जो कि क्रॉस किया है आफ्टर द लेजेंडरी अनिल कुंबले। और आई थिंक ओवरऑल 7th या 8th गेंदबाज है जिन्होंने 500 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो उनसे पहले नेथन लायन जो कि उन्हीं के कैटेगरी के गेंदबाज है, ऑफ स्पिनर है, उन्होंने लिया था। तो उसके बाद अगर आप देखो रविचंद्रन अश्विन ने लिया। हालांकि जो डे 2 में गेम हुआ उसके बाद ही आई थिंक उनकी कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसी वजह से आप देखो अर्जेंटली उनको उस मैच से मतलब मैच छोड़ के उनको जाना पड़ा था अपनी फैमिली के पास। तो उसी वजह से वो जो तीसरा दिन का गेम हुआ उसमें वो अवेलेबल थे नहीं गेंदबाजी के लिए। उसके बावजूद टीम इंडिया ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 1 विकेट वो लेके गए थे, बाकी जो विकेट थी तो बाकी गेंदबाजों ने ले लिए थे। लेकिन जो असली गेम दिखाया टीम इंडिया ने वो रहा 3rd इनिंग्स, यानी कि जो इंडिया का 2nd इनिंग्स रहा, जहाँ पे उम्मीद ये की जा रही थी कि इंग्लैंड हो सकता है कि कम बैक कर जाए, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने पास्ट में भी किया हुआ है। बट वहीं पे देखो इंग्लैंड को एक तरह से डबल झटका लगा, क्योंकि इंडियन बैटर्स इस बार एक तरह से तैयार थे और इस बार वो कहीं पे भी एक तरह से कोई चांस छोड़ना नहीं चाहते थे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। उसी वजह से देखो तो ताबड़तोड़ बैटिंग की, जायसवाल ने ज़बरदस्त डबल हैंडेड मारा। लगातार दूसरा मैच है जहाँ पर उन्होंने शतक मारा और शतक को 200 में एक तरह से कन्वर्ट किया और इनका तीसरा आई थिंक टेस्ट 100, जिसमें कि तीनों यार आप देखो तो बड़े 100 हैं। आई थिंक 170-75 रन उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में किए थे। उसके बाद लगातार 2 डबल हैंडेड उन्होंने मारे हैं होम सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। 214 रन पे नॉट आउट रहे, बीच में उनको थोड़ी सी क्रैम्प आई, रिटायर्ड हर्ट होकर वापसी भी उन्होंने किया एक तरह से डगआउट में, बट दोबारा से गए और एक तरह से डबल हैंडेड पूरा किया। रोहित शर्मा हालांकि फेल रहे, 19 रन बना के आउट हुए, लेकिन उन्होंने पहले इनिंग्स में बहुत अच्छी शतक मारी थी। इसके अलावा शुभमन गिल ने 91 किए हैं, द फेमस 91 जो उन्होंने गैबा में किया था उसी का एक तरह से उन्होंने रिपीट यहाँ पे दिखाया, बट अनफॉर्चुनेट रहे, रन आउट हो गए शतक से पहले। रजत पाटीदार 0 पे आउट हुए हैं और उनका लगातार चौथा इनिंग्स फेल रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ चुके हैं। अगर केएल राहुल फिट होते आई थिंक चौथे मैच में रजत पाटीदार की जगह नहीं बनती, वही एक तरह से ड्रॉप होते, बट क्योंकि केएल नहीं है तो एक और मैच उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट उनको आई थिंक अब मौके पे एक तरह से चौका मारना ही पड़ेगा। बाकी कुलदीप यादव को ऊपर भेजा था, 27 रन उन्होंने किए थे, बट अगेन सरफराज खान ने इम्प्रेस किया। पहले पारी में 62 किया था, सेकेंड इनिंग्स में आप देखो 68 किया है, नॉट आउट गए हैं, तो बहुत अच्छी जो उन्होंने क्लास पहले इनिंग्स में दिखाई थी उसी का एक तरीके से उसी को एक तरह से सेकेंड इनिंग्स में भी कंटिन्यू रखा और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है टीम मैनेजमेंट को। तो 430 रन पे 4 पे यहाँ पे डिक्लेयर किया टीम इंडिया ने, और ऑलरेडी उनके पास अगर आप देखो तो 126 रन की लीड थी, तो कुल अगर आप देखो 556 रन की लीड हो गई और 557 रन का टोटल जो कि वो इंग्लैंड को चेस करने को मिला। बहुत बड़ा टोटल था, बट काफ़ी टाइम भी एक तरह से इंग्लैंड के पास था। और टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखो इंग्लैंड अगर कंप्लीट सेशन खेल जाते 5 दिन के तो वो रन चेस कर जाते, बट वही है टेस्ट क्रिकेट कि आपको लगता है कि हो सकता है ये चीज़ हो जाए, बट वो होते नहीं है। इंग्लैंड जवाब में आप देखो 39.4 ओवर 122 रन पे ऑल आउट हो गए हैं
आई थिंक पिछला इनिंग्स मुझे याद है जहाँ तक आई थिंक मैं बात कर रहा था डे 2 की, तो आई थिंक जो 207 रन उन्होंने बनाए थे 35 ओवर में बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे। बट यहाँ पर आप देखो ऑलमोस्ट 40 ओवर खेल के सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 122 रन किए और वहाँ पे ऑल आउट हो गए। कुछ खास बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। नीचे अब देखो तो मार्क कुंडे 33 रन की है 15 बॉलों में, उन्होंने कुछ हिटिंग ज़रूर की। बट इंडिया की तरफ से अब देखो जो स्टार ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में शतक मारा था और साथ ही 2 विकेट भी लिए थे। सेकेंड इनिंग्स में आके 5 for लेते हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और इंग्लैंड को जो कि बहुत ही बुरी तरीके से मैच हराते हैं। और इस जीत के साथ कहीं ना कहीं जो एक तरह से डर का माहौल था इंडियन कैंप में, कह सकते हो बेसबॉल का या इंडियन फैंस के आई थिंक जहन में ज़रूर होगा कि इंग्लैंड कुछ करना दे, लेकिन इस जीत ने एक तरीके से वो डर एक तरह से दूर कर दिया है। अब हो सकता है कि वो उतना कॉन्फिडेंस ना रहे कि इंग्लैंड आके कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छी जीत पाई है और ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा रैंक टर्नर विकेट था, अच्छा विकेट था बैटिंग के लिए। इंडिया ने दोनों इनिंग्स में 400 प्लस स्कोर करके बताया। बट इंग्लैंड समा, और अब देखो फर्स्ट इनिंग्स में भी आई थिंक वो जो तीसरा दिन का पहला सेशन रहा वहाँ पे उन्होंने मैच फेंक दिया। और अगेन देखो सेकेंड इनिंग्स में जहाँ पे थोड़ा सा फाइट दिखाना चाहिए था एकदम से वहाँ पे घुटने टेक दिए, तो इंग्लैंड के लिए तो बहुत ही ख़राब मैच रहा। बट दूसरी तरफ इंडिया का क्या कहे कि कुछ ऑलरेडी जो सीनियर खिलाड़ी हो वो एक तरीके से अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद देखो कि इतना अच्छा कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली इस मैच में देखो तो आई थिंक ड्यूरिंग द मैच भी उनको एक तरह से झटका लगा जब रविचंद्रन अश्विन की फैमिली में कुछ एक तरीके से इमरजेंसी आई और उनको बीच मैच से एक तरह से बाहर होना पड़ा, तो उसने भी एक तरह से कहीं ना कहीं दिक्कत डाला। हालांकि बाद में अब देखो अश्विन ने आके इस मैच में हिस्सा भी लिया, गेंदबाजी भी की है चौथे इनिंग्स में और 1 विकेट भी लिया है। तो ओवरऑल देखो 434 इतने बड़े मार्जिन पे टीम इंडिया ने एक तरह से मैच जीता है, वो भी बेसबॉल के अगेंस्ट। हालांकि उतना कोई एक तरह से सरप्राइज होना नहीं चाहिए, टीम इंडिया को ऐसे मैचेस जीतने ही चाहिए थे घर पर ही। तो अब तो उम्मीद यही करेंगे कि 2 और मैचेस हैं इसे जीते और एक तरीके से 4-1 से सीरीज़ जीते। बट वो उतना आसान नहीं होगा, यहाँ पे आई थिंक मेहनत लगेगी बोथ विद बैट एंड बॉल। तो बेसबॉल को उनको एक तरीके से हल्का एक तरह से करना पड़ेगा और उसके लिए गेंदबाजों को स्टेप अप करना पड़ेगा और साथ ही इंडियन बल्लेबाजों को और भी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। रोहित शर्मा की एक अच्छी इनिंग्स आई है, बट उनसे उम्मीद ये करेंगे और भी ज़्यादा बेहतर करें। शुभमन गिल डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी कुछ एक तरीके से मायने रखेगा एक तरह से, क्योंकि ऑलमोस्ट वो ड्रॉप होने के कगार पे ही थे। जायसवाल तो अच्छा कर ही रहे हैं, बाकी रजत पाटीदार के ऊपर नज़र ज़रूर होगी। और गेंदबाजी में मुकेश कुमार अगर कम बैक करते हैं या आकाशदीप, जिनको भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको सिराज के साथ अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि बुमराह का ना होना एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है टीम इंडिया के लिए। होपफुली जो अदर बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं उसको एक तरीके से खल्ले ना दें और इजीली जो कि मैच जीते। तो लेट्स सी, तो कोशिश करेंगे इस मैच का एक तरह से जो भी हाल होता है आपके बताएं। बाकी आज से अब देखो WPL स्टार्ट हो रहा है और IPL का भी शेड्यूल जारी हो चुका है। आई थिंक पहले 2-3 हफ्ते का एक तरह से शेड्यूल जो कि वो जारी हुआ है और बाद में एक तरह से जो सेकंड फेज़ में आई थिंक जो बाकी बचे हुए शेड्यूल है वो एक तरह से जारी किया जाएगा, तो उसका भी एक तरह से आपको अपडेट दूंगा। बाकी और भी बहुत से गेम हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का एक बहुत ही क्रैकिंग सीरीज़ चल रहा है। अफगानिस्तान श्रीलंका का सीरीज़ अभी एक तरह से हो रहा था। PSL चल रहा है, तो जो भी एक तरह से आप चाहे देख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो, जो भी फीडबैक है वो दे सकते हो और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।